पर जो तुर्की का नेवल शिप यहां आया है, उसे अगर कुछ होता है तो नेवी के साथ साथ तुर्की भी यहां इन्वॉल्व हो जाएगा भारत के साथ युद्ध में, और वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने होगा। खैर, अब बड़ा सवाल यह है कि हमने तो पूरी तरह से माहौल बना दिया कि हमारी नेवी इन पर अटैक करने का प्लान कर रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इस बात की भनक है? बिल्कुल है। अब इस भनक को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा जो पाकिस्तान की नेवी का है, जिसने लाइन लिखी है, हर लहजा तैयार। साथियों, यह वीडियो है पाकिस्तान की नेवी द्वारा जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नेवी चीफ अपनी सेना को कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जहां हमें अपने देश के लिए काम करना है, काम आना है। वक्त आ गया है, हमने कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली, वक्त आ गया है। वक्त आ गया है का मतलब साफ है कि पाकिस्तान को यह बात बहुत अच्छे से मैसेज कर दी गई है, और उनकी स्पाई एजेंसीज भी इस तैयारी में हैं कि हां, वॉर होगा, नेवी के साथ कन्फ्रंटेशन होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है साहब, इस बारे में चूंकि नेवी ही सबसे सॉफ्ट टारगेट है, पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं, और यह बात हमने आपको एक दिन पहले भी अपने सेशन में बताई कि किसके पास कितना सामर्थ्य है। जहां सेना के मामले में, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी के सामने भले ही आधे नंबर रखती हो, लेकिन इनकी आर्मी इनके और सेना की तुलना में काफी मजबूत है। पर्सनल्स की अगर बात करें तो इनकी नेवी में मात्र 30,000 ही सैनिक हैं, जहां इनकी आर्मी में 5,60,000 सैनिक हैं। ऐसे में नेवी आर्मी की तुलना में बहुत छोटी है। कितनी छोटी है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इनकी नेवी के पास में सबमरीन्स की अगर हम बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगर बात करें, डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट की बात करें, तो भारत की तुलना में इनके नंबर्स बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है कि उसका नेवी भारत की तुलना में काफी कमजोर है, और भारत नेवी के थ्रू इनको बढ़िया अटैक देने की स्थिति में है। अब पाकिस्तान का तुर्की प्रेम तो आप सबने देख लिया। अब सवाल यह बनता है कि क्या यह और मित्रों के पास नहीं जाएगा, जैसे चाइना। नेवी के ऊपर पाकिस्तान की डिपेंडेंसी तुर्की पर क्यों, या एयरफोर्स के केस में तुर्की पर डिपेंडेंसी क्यों, चाइना के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि चाइना ने आज तक कोई वॉर लड़ा नहीं। चाइना आज तक अपने वेपन्स की टेस्टिंग नहीं कर पाया है। तो आप कहेंगे तुर्की ने कौन सी वॉर लड़ ली? तुर्की जितने भी प्रकार के छद्म युद्ध लड़ता आया है सीरिया में, वहां तो उसकी वेपन टेस्टिंग होती आई ही है। तुर्की एक नाटो कंट्री है, और नाटो कंट्री होने के नाते उसके पास जो वेपन्स हैं, ये बड़े उन्नत किस्म के अमेरिका या नाटो कंट्रीज के द्वारा बेचे गए वेपन्स हैं, जो कि ऑलरेडी वेपन टेस्टेड हैं। चाइना के केस में पाकिस्तान के साथ लॉस क्या है कि इनकी नेवी ने खुद ही मना किया हुआ है कि चाइनीज वेपन यूज मत करना, वो हमारे पास चल नहीं पाते। ये न्यूज है 2 साल पुरानी, जिसमें खुद इनकी नेवी मना कर रही है चाइनीज सिस्टम को यूज करने के लिए। खैर, ऐसे में अपने कराची बंदरगाह, जो कि इनके यहां की एक इकोनॉमिक सिटी मानी जाती है, उसको बचाने में इन्हें तुर्की का अनुभव कितना काम आएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन भारत, जो कि हिंद महासागर में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन रखता है, वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पाकिस्तान को कैसे चुनौती देगा, ये देखना होगा। अब आप बात करेंगे, आपने कहा था कि इस युद्ध में कौन किसका साथ दे रहा है, यह कैसे पता चलेगा? तो आइए, रशिया यूक्रेन युद्ध अगर आपको याद हो तो उस समय बहुत अच्छे से दुनिया को यह पता चल गया था कि यूक्रेन के साथ जहां पूरे पश्चिमी देश हैं, वहीं रशिया के साथ गिनती के लोग थे। उनमें से लुकाशेंको बेलारूस की तरफ से, या फिर नॉर्थ कोरिया और चाइना, जो कि सपोर्ट सिस्टम के रूप में साथ खड़ा था। लेकिन हां, रूस जहां एक और युद्ध में अकेला खड़ा था, 1-2 लोग लुकाशेंको जैसे या किम जोंग उन जैसे थे, वहीं यूक्रेन के साथ दुनिया भर के देश थे। इसीलिए जब 2 देश युद्ध में होते हैं तो उनके साथ कौन से देश हो सकते हैं, यह जान लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि उनसे ही आगे की इकोनॉमिक टर्म्स चलते हैं। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत ने जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस समय भी बहुत जबरदस्त डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को मात दी थी उसी के गढ़ में। केवल एक दोस्त की मदद से हमने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े कम से कम 15-20 देशों को शिकस्त दे दी थी। इंदिरा गांधी जी अपनी इसी कूटनीति के लिए जानी जाती हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि शिमला समझौते के तहत हमने इन्हें वापस भेज दिया, लेकिन फिर भी भारत ने इन्हें जिस तरह से नीचा दिखाया वो सबके सामने है। एक मूवी आई है जिसमें कंगना रनौत ने एक्टिंग की है, जिसका नाम इमरजेंसी है। मैं जब इस मूवी को देखा तो एक बार के लिए लगा कि यार ये बीजेपी की सांसद हैं, इमरजेंसी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, हो सकता है बीजेपी वालों ने इस मूवी को इसलिए बनवाया हो ताकि वो कांग्रेस को ट्रोल कर सकें।
लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तो इसमें इंदिरा गांधी जी की इमेज और ज्यादा बोल्ड बनकर आती हुई मुझे दिखाई दी। मुझे फिर यह समझ में आया कि शायद इस फिल्म को लंबे समय तक परमिशन मूवी दिखाने की इसीलिए नहीं मिली होगी क्योंकि बनाया गया इमरजेंसी के नाम पर था, लेकिन इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़ी इमेज के रूप में यह मूवी दिखाते हुए निकल कर आती है। इंदिरा गांधी जी पर बनी हुई एक सो कॉल्ड बायोपिक, प्रॉपर तो नहीं है लेकिन हां उसके उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव इसमें दिखाए हैं। तो ऐसे में इस मूवी के अंदर यह सीन आता है जिसमें भारत की डिप्लोमेसी कैसे उस दुनिया के दौरान जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा था तब इंदिरा गांधी जी कैसे कूटनीतिक रूप से दुनिया के देशों के बीच समर्थन जुटा रही थी, वो दृश्य दिखाए गए हैं। अक्टूबर 1971 की बात थी जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर जाती हैं और वहां पर जॉर्ज पॉम्पिडियो जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट